हेलो एवरीवन, आई एम वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन जहां पर हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का सेकंड टॉपिक दैट इज कैटेगरीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कितने सारे टाइप के एनिमल और प्लांट के स्पीशीज होते हैं, उनकी प्रजाति होती है, कैसे कैसे हम उनको कैटेगराइज करके रखते हैं ताकि हम उनको इजी तरीके से पढ़ पाएं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम देखें तो IUCN के अकॉर्डिंग हमने जो सारे स्पीशीज है उनको 6 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ठीक है, 3 यहाँ पर है, 3 नेक्स्ट पेज पर है, सबको पढ़ेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक है हमारा कैटेगरीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ठीक है, कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल है उनकी जो प्रजाति है। ठीक है, सबको हमने कैटेगरीज में बांट दिया है। कैसी कैटेगरी की भाई वो कितनी जल्दी तक खत्म होने वाले हैं, कितना है उनकी पॉपुलेशन, उसके हिसाब से हमने बांटा हुआ है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द IUCN वी कैन क्लासिफाई एज फॉलोज। ठीक है, तो IUCN क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम क्या है, नेचर को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, लिस्ट निकालना कि कौन से जो एनिमल्स है वो थ्रेटेंड लिस्ट में है, कौन से एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो चुके हैं, कौन से एंडेंजर्ड है, कौन से वल्नरेबल है, सारी चीजों पर वर्क करना वो जो कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज से बिलोंग करती है, वो किसका काम है, IUCN का। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन, एक संघ है, संस्था है, किसके लिए, कंजर्वेशन यानी बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए, नेचर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। ये समझ आ गया। ठीक है, तो IUCN के बेसिस पर उन्होंने बताया कि हमने ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है या फिर बांटा हुआ है। ठीक है, सो 6 तरीके से उन्होंने बांटा हुआ है या फिर कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, पहला है नॉर्मल, देन एंडेंजर, देन वल्नरेबल, देन एंडेमिक, देन एक्सटिंक्ट एंड देन रेयर स्पीशीज। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी है किस चीज की, स्पीशीज, जिनमें सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 लिखी हुई है। ठीक है, और 3 जो है हम वो नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली पढ़ते हैं दैट इज नॉर्मल, दूसरी है एंडेंजर्ड और तीसरी है वल्नरेबल। ठीक है, अब अगर अच्छे से समझना है तो मैं एक चीज बता देती हूँ। सबसे पहले तो आएगी नॉर्मल। नॉर्मल वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, कहीं से कहीं तक अभी वो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट नहीं होने वाले। उसके बाद आएगा वल्नरेबल। ठीक है, यहाँ पर पहले मुझे वल्नरेबल लिखना था, गलती से हो गया। उसके बाद आएगा वल्नरेबल यानी कि जिसकी पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है और बाद में वो एंडेंजर की कैटेगरी में चले जाएंगे। सबसे पहले नॉर्मल, देन वल्नरेबल, जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई, जिसकी और ज्यादा कम हो गई वो एंडेंजर में आ जाएंगे, और जो बिल्कुल ही खत्म हो गए वो आएंगे फिर एक्सटिंक्ट में। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मल स्पीशीज, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। तो वो प्रजाति जिनकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है और सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए वो भी काफी टाइम तक चल सकते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, स्पीशीज है, हमारे आसपास हमें एनवायरमेंट में खूब देखने को मिल जाते हैं, अभी उनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। जैसे कि कैटल, कैटल क्या है, काऊ की जो पूरी फैमिली होती है, जितनी भी गायें वगैरह होती हैं, सारी स्पीशीज, सारी प्रजाति, सारे टाइप की जो गायें होती है। ठीक है, फिर होता है साल। ठीक है, साल क्या है, एक ट्री है। ठीक है, और फिर है पाइन, ये भी एक ट्री है। और फिर है रोडेंट, रोडेंट होती है जितनी भी रैट की फैमिली है, सारे टाइप के चूहे, स्क्वायरल, रैबिट्स। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे। तो कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, ये क्या है, नॉर्मल स्पीशीज के अंदर आएंगे। सेकंड है, एक काम करते हैं, वल्नरेबल को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, सो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सीधा हम पढ़ेंगे वल्नरेबल। एंडेंजर नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसके बाद तो वैसे ही वल्नरेबल आएगा। ठीक है, जिसकी भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन कम हो गई वो आएगा वल्नरेबल में, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन कम हो गई वो एंडेंजर में, और लास्टली वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो सेकंड पढ़ते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। दीज आर स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये वो स्पीशीज है, वो प्रजाति है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो चुकी है, और ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी हैं जहां से वो फ्यूचर में, आसपास वाले फ्यूचर में यानी 2-3 सालों में एंडेंजर की कैटेगरी में जाने का उनका खतरा है। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलता रहा, अगर उन्हें अच्छे एनवायरमेंट कंडीशंस नहीं प्रोवाइड हुई, ठीक है, उन्हें अच्छा खासा जो है अपना शिकार नहीं मिला, ठीक है, तो अच्छा खासा अगर उन्हें नेगेटिव फैक्टर्स अगर ना हुए, ठीक है, तो वो क्या है, अगर नेगेटिव फैक्टर्स हुए तो वो एंडेंजर की कैटेगरी में चल जाएंगे। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, वो स्पीशीज जिनकी जो पॉपुलेशन है वो उस लेवल तक जा चुकी है कि थोड़े ही सालों में अगर उन्हें वैसा एनवायरनमेंट ना मिला जैसा उन्हें मिलना चाहिए, अगर उन्हें अपना शिकार ना मिला अच्छे तरीके से, तो वो एंडेंजर कैटेगरी में मूव ऑन हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से आएंगे इसमें, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन वो डॉल्फिन हो गया एक टाइप का, और एशिया में पाया जाने वाला एलिफेंट और ब्लू शीप। ठीक है, ये हो गया हमारा वल्नरेबल। अब पढ़ते हैं थोड़ी लास्ट वाली डेंजरस सी कैटेगरी, एंडेंजर। अगर इसमें भी वो अच्छे से कॉप अप ना कर पाए तो क्या होगा, वो सीधा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट यानी बिल्कुल तरीके से विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एंडेंजर पढ़ते हैं, ये तीसरी कैटेगरी है।
देयर आर स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, वो स्पीशीज, वो प्रजाति जिनका खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, यानी विलुप्त हो जाने का, हमेशा के लिए खत्म हो जाने का, ठीक है। तो वो स्पीशीज जिनका डर है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर उनका जो सर्वाइवल है, क्योंकि वो डिफिकल्ट है, नेगेटिव फैक्टर्स अगर चलते रहे, उन्हें अच्छा खासा एनवायरमेंट ना मिला, ठीक है, वो वगैरह, तो एंडेंजर से यानी वो एक्सटिंक्ट में जा सकते हैं। एंडेंजर क्या है, थोड़ा डेंजरस है, ठीक है, एंडेंजर्ड, डेंजर आ रहा है इसमें, तो ये काफी डेंजर्ड है, डेंजरस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो एक्सटिंक्ट में जा सकते हैं, इस एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी में। अगर इनकी देखभाल अच्छे से ना हुई, एनवायरमेंट ना मिला, तो उनका सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कौन कौन से एनिमल्स इसमें आएंगे? एग्जाम्पल ब्लैक बक, ब्लैक बक होता है काले रंग का हिरन, ब्लैक कलर का। क्रोकोडाइल हमको पता है, इंडियन वाइल्ड डेस होता है जंगली जो गधा होता है, और इंडियन यानी कि भारतीय, जो भारत में मिलेगा। इंडियन रिनोसोरस यानी कि भारतीय रिनोसोरस। लॉयन टेल्ड मैकैक होता है जो ब्लैक कलर का लंगूर जिसको हम बोलते हैं, फिर ब्लैक कलर का मंकी, ठीक है, बंदर। संगाई क्या होता है कि एक ब्राउन कलर का डियर है, हिरन है, जो कि मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर कहाँ पर है? ये हमारी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ी? 3 कैटेगरीज पढ़ ली। एक बार और रिवाइज करते हैं। तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज ने क्लासिफाई किया था हमारे जितने भी स्पीशीज हैं उनको 6 कैटेगरी में। नॉर्मल, एंडेंजर्ड, नॉर्मल, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, ठीक है, उसके बाद रेयर, फिर एंडेमिक एंड देन एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरी हैं। नॉर्मल में वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन एकदम नॉर्मल है, वो कहीं से कहीं तक अभी खत्म नहीं होने वाले, जैसे कि गाय, साल, पाइन का पेड़ और रोडेंट्स, ठीक है। एंडेंजर, एंडेंजर्ड नहीं, दूसरा है वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी कि वो जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल से थोड़ी कम हो गई है और वो एंडेंजर की, वल्नरेबल की कैटेगरी में आ गए हैं। और वल्नरेबल से भी अगर उनकी पॉपुलेशन कम होती रही तो वो एंडेंजर में चले जाएंगे। एंडेंजर वो जो एक्सटिंक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट, रेयर, एंडेमिक क्या होता है उनको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब हम जो 3 बाकी बची हुई कैटेगरीज हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। 4th नंबर की है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट यानी जो विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं। दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे ऑकर, ठीक है। ये वो प्रजाति है जिनको अच्छी तरीके से सर्च कर लिया है, ढूंढ लिया है, जहां पर वो लगता था कि भाई वहां पर पाई जाएंगी, पहले वहां पर रहा करती थी, ठीक है। वहां पर भी उनको अच्छे से बार बार सर्च किया है, ठीक है, बार बार, 1-2 बार नहीं, ठीक है। जहां पर भी लाइकली एरियाज थे, जहां पर उन्हें लगता था कि भाई पाई जा सकती है वहां पर, ठीक है, वहां पर उन्होंने अच्छे से ढूंढा, सर्च किया, जहां पर वो लगता था कि मिले जाएंगी, लेकिन वो नहीं मिली, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुकी, यानी विलुप्त हो चुकी वो प्रजाति। A species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth, ठीक है। अब जो एक स्पीशीज है, हम ये नहीं कह सकते वो पूरी अर्थ पर से ही एक्सटिंक्ट होना चाहिए। एक्सटिंक्ट होने के लिए वो एक रीजन में से, एक जगह में से भी एक्सटिंक्ट हो सकता है वो अलग अलग रीजन्स में मिल जाए, उस रीजन में ना मिले। एक स्टेट में से हो सकता है, एक पूरे कंट्री में से हो सकता है एक्सटिंक्ट, एक पूरे कॉन्टिनेंट में से एक्सटिंक्ट हो सकता है, या फिर पूरी अर्थ पर से ही एक्सटिंक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल्स क्या है? एशियाटिक चीथा एंड पिंक हेड डक, ठीक है। ये क्या है? एशियाटिक चीथा यानी कि एशिया का जो चीथा है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। और पिंक हेड डक यानी कि वो वाली डक जिसका जो सिर है, हेड जो है वो पिंक कलर का होता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। एशियाटिक चीथा जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। इस पर हम एक और पैराग्राफ भी पढ़ेंगे पूरा, एशियाटिक चीथा वेयर डिड दे गो, ये इसी टॉपिक के अंदर है, इसी टॉपिक का सब टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट पेज पर कवर करेंगे अभी, ठीक है। तो एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बहुत टाइम के। 5th है रेयर स्पीशीज। स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors continue to operate, ठीक है। अब ये रेयर पाए जाते हैं, रेयर यानी कि बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही सैक्रेड जगहों पर, बहुत ही अलग जगहों पर, ठीक है, बहुत ही रेयर होते हैं स्पीशीज, और इनकी बहुत काफी स्मॉल पॉपुलेशन होती है, और ये जो है वो एंडेंजर या फिर वल्नरेबल की कैटेगरी में मूव हो सकते हैं अगर नेगेटिव फैक्टर्स इनके जो खिलाफ हैं वो एग्जिस्ट करते रहे, होते रहे। एग्जाम्पल है हिमालयन ब्राउन बियर, यानी कि हिमालय में पाया जाने वाला एक ब्राउन कलर का बियर। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, यानी कि जंगली एशिया की बफेलो यानी भैंस है, ठीक है। और डेजर्ट फोक्स, यानी कि डेजर्ट में पाई जाने वाली फोक्स, ठीक है। ये क्या है? ये रेयर है, बहुत ही कम मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये एक्सटिंक्ट तो नहीं, एंडेंजर और वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। 6th है एंडेमिक स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि बहुत ही कम मिलते हैं,
ठीक है। रेयर तो है भाई, वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम मिलते हैं। और एंडेमिक जो कि बहुत दूर दूर जगहों पर मिलेंगे, ठंडे इलाकों में या फिर बहुत ज्यादा गर्म डेजर्ट वगैरह में, ठीक है। ये क्या है, जोग्राफिकल या फिर नेचुरल बैरियर से, यानी कि और जो जंगल होता है उससे बहुत ही अलग मतलब रहकर आइसोलेटेड रहते हैं, अलग रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। आइसोलेटेड होते हैं पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या फिर पूरे नेचर से या फिर जोग्राफिकल बैरियर्स के बीच में होते हैं, यानी कि बहुत ही अलग तरीके से, अलग एकदम ही अकेले रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अंडमान टील, अंडमान का जो टील है यानी जो बर्ड है वो डक भी है और बर्ड भी है, ठीक है। निकोबर का पीजन यानी निकोबर का कबूतर, अंडमान का वाइल्ड पिग यानी कि जंगली जो पिग होता है, ठीक है, अंडमान का वो। मिथुन इन एपी, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है मिथुन। मिथुन क्या है, वो टाइप की बफेलो या फिर कैटल होती है, ठीक है, और उसको कैटल ऑफ द माउंटेन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर हमने क्या देखा, 3 और टाइप के स्पीशीज या फिर कैटेगरी देखी, एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो चुके हैं पूरी कंट्री से, पूरे कंटिनेंट से या फिर एक रीजन से भी विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से विलुप्त हो चुके हैं, एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक। रेयर जो बहुत ज्यादा कम पाए जाते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स। और आने वाले टाइम में वो वनरेबल या फिर एंडेंजर स्पीशीज कैटेगरी में जा सकते हैं अगर इनके जो अच्छी खासी एनवायरमेंट कंडीशंस है वो इन्हें ना मिली। एंडेमिक स्पीशीज वो हैं जो बहुत ज्यादा कम पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत दूर दूर ठंडे इलाकों में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह पर पाए जाते हैं, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग और मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर हमने 6 की 6 कैटेगरीज पढ़ ली हैं, किस चीज की, जो IUCN ने स्पीशीज को बांटा था उस चीज की, ठीक है। अब जो एशियाटिक चीता मैंने आपको बताया वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि विलुप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे एक्सटिंक्ट हुआ, पूरा उसके में आपको जो है ना NCERT में एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब हम पढ़ते हैं एक सब टॉपिक दैट इज एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, ठीक है। एशिया में मिलने वाला चीता कहाँ पर चला गया, एकदम से कैसे गायब हो गया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। The world's fastest land mammal, the cheetah, is a unique and specialized member of the cat family and can move at the speed of 112 km/h. ठीक है, ये क्या था, वर्ल्ड का पूरा फास्टेस्ट लैंड मैमल था, यानी जमीन पे चलने वाला जानवर, ठीक है। फास्टेस्ट यानी सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला मैमल, ठीक है, चीता। इसका साइंटिफिक नेम आपको NCERT में गिवन है, उसको एक बार रीड कर लेना। और ये क्या है, एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेशल है और एक ज्यादा पूरा अलग है, यूनिक है एक तरह से, कैट फैमिली में से पूरा अलग तरीके का एनिमल है ये। और ये क्या था, 112 km/h की स्पीड पर मूव यानी दौड़ता था, मूव करता था, यानी कि 1 घंटे में ये 112 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर लिया करता था, ठीक है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड, ठीक है। अब जो चीता है उसको अधिकतर लोग क्या करते हैं, डिफरेंस नहीं निकाल पाते चीता और लेपर्ड के बीच में, लेपर्ड को चीता समझ लेते हैं और चीता को लेपर्ड। डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है, दोनों की जो पूरी बॉडी है उस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट तो दोनों के होते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आपको इमेज दिख जाएगी, दोनों की बॉडी पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, दाने से होते हैं, डॉट डॉट होती है, वो तो दोनों की बॉडी पर होते हैं। लेकिन लेपर्ड में और चीता में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो चीता है ना उसकी आंखों से ऐसे टीयर ड्रॉप जैसे आंसू से बह रहे हो, ब्लैक कलर के ऐसे आंसू से बहते हैं, और वो आंसू नहीं होते, वो असली में ऐसा स्ट्रक्चर सा बन रहा है, जैसे डॉट्स बन रही हैं, यहाँ से आंखों में से आता है और वो ऐसे मुंह के साइड में से भी निकलता है, ठीक है। तो चीता और लेपर्ड में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको अधिकतर लोग मिस्टेकन कर लेते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स यानी कि डिफरेंस करने वाले मार्क्स क्या है, चीता में लॉन्ग टीयर ड्रॉप, लंबी सी आंसू की ऐसे टीयर ड्रॉप सी आ रही है, शेप्ड लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स साइड टू इट्स माउथ, ठीक है। तो ऐसे आती हैं वो जैसे टीयर ड्रॉप हो और नोज के साइड में से और माउथ के साइड में से आकर एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस है चीता और लेपर्ड के बीच में, आप अच्छे से वो कर दोगे, डिफरेंस बता दोगे, ठीक है। प्रायर टू द 20th century, चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। 20th सेंचुरी के आसपास क्या था कि बहुत सारे चीता पूरे एशिया में, पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, बहुत ही अच्छी तरह से फैले हुए थे, बहुत ही अच्छी मात्रा में थे। लेकिन फिर क्या होता है, टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू अ डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। आज कितनी बुरी हालत है कि जो एशियाटिक चीता है या फिर जो एशियन चीता है जो एशिया में पाया जाता है, वो चीता आसपास एक तरह से एक्सटिंक्ट ही हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। 1-2 हो सकता है बच रहा हो, लेकिन जहां तक ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्यों एक्सटिंक्ट हुआ है, क्योंकि इसका अवेलेबल हैबिटेट नहीं है, जहां ये रहता है वो हैबिटेट एनवायरमेंट नहीं है आजकल, वो जंगल नहीं है, और इसको जो है अच्छी खासी प्रे भी नहीं मिल पाता था, प्रे यानी कि शिकार नहीं मिल पाता था ना, इसका हैबिटेट यानी रहने का अच्छा खासा एनवायरमेंट था, जिसकी वजह से आज ये पूरी तरह से या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत एक्सटिंक्ट हो चुका है। 1-2 स्पीशीज प्रजाति या फिर 1-2 एनिमल हो सकता है जो बच रहा हो, ठीक है। द स्पीशीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952,
और इंडिया के अंदर तो इसको बहुत ही पहले मतलब आजादी के बस थोड़े ही सालों बाद एक्सटिंक्ट डिक्लेयर घोषित कर दिया था, यानी कि ये खत्म, विलुप्त 1952 में हो चुका था इंडिया के अंदर। पूरे वर्ल्ड में थोड़ा बहुत बच रहा होगा, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, ये 1952 में इतने पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। इसको जब घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल था चीता। ये बहुत ज्यादा यूनिक होता है, स्पेशल होता है कैट फैमिली का। ठीक है, और ये 112 किलोमीटर 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करता है। कभी कभी लोग चीता और लेपर्ड के बीच में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। चीता का डिफरेंस ये है कि जैसे आंसू आते हैं, ऐसे ब्लैक कलर की कुछ साइन सा बना हुआ होता है और वो ऐसे आता है, और नोज के साइड में से और माउथ के साइड में से आकर ऐसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है चीता और लेपर्ड के बीच में। चीता के यहाँ पर होता है वो टीयर ड्रॉप, लेपर्ड में नहीं होता। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, और ये क्या है कि 20वीं सेंचुरी तक काफी अच्छे से फैले हुए थे अफ्रीका और एशिया में, लेकिन आज ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इंडिया में तो इसको 1952 में ही एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है, दैट इज कैटेगरीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले हमने पढ़ा IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज ने हमारे जितने भी स्पीशीज है, जितनी प्रजाति है, उनको 6 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। 6 की 6 हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने एक केस स्टडी पढ़ी कि एशियाटिक चीता कैसे कैसे खत्म हुआ, कहाँ पर गया, वो सब हुआ। ठीक है, 6 में डिफरेंस क्या था? सबसे पहला क्या था? नॉर्मल, वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, अभी वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर नहीं है, वो नॉर्मल है। उसके बाद वल्नरेबल, जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, वो उसमें आ जाते हैं जब उन्हें अपनी प्रे यानी शिकार नहीं मिल पाता, उन्हें अपना एनवायरमेंट नहीं मिल पाता रहने का। ठीक है, उसके बाद आता है एंडेंजर यानी कि डेंजर वाली कैटेगरी, 3rd कैटेगरी। उसमें से क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा एंडेंजर है, उसमें बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन हो जाती है और उसके बाद वो सीधा एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर वही चीजें चलती रही, नेगेटिव फैक्टर चलते रहे तो। ठीक है, 4th कैटेगरी क्या है? एक्सटिंक्ट। फिर हमने 2 और पढ़ी थी, रेयर और एंडेमिक। रेयर यानी कि जो बहुत कम पाए जाते हैं, और एंडेमिक जो कि बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, अकेले रहना पसंद करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बर्फीली जगहों पर मिलते हैं। ठीक है, तो 6 की 6 कैटेगरी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लास्ट में हमने पढ़ी एशियाटिक चीता, जो कि आती है एक केस स्टडी थी। हमने देखा कि कैसे कैसे वो एक्सटिंक्ट हुआ, पहले कितना ज्यादा था, कैसे लेपर्ड और चीता के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्लोरा और फोना डिप्लीट होते जा रहे हैं, क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से खत्म होते जा रहे हैं। हमने देखा एशियाटिक चीता खत्म हो गया, फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कुछ एंडेंजर है, कुछ वल्नरेबल है। तो ऐसे कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या है, फ्लोरा और फोना का नंबर हमारे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर डिप्लीट होता जा रहा है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।